हेलो फ्रेंड्स, आज यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिविटी परमिटिविटी। इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिविटी परमिटिविटी बोल सकते हैं। ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिविटी परमिटिविटी क्या होती है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो it is defined as the ratio of absolute permittivity of medium to the absolute permittivity of the free space. Permittivity of the free space, ये इसकी डेफिनेशन होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिविटी परमिटिविटी की। इसमें क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। मतलब कि द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है। तो इसको निकालने के लिए जो मैंने आपको कुलोम्ब लॉ में फोर्स निकालना सिखाया था ना, इस पे वहां उसकी फोर्स की जरूरत होगी। वो क्या था, F इज इक्वल टू Q2 बाय 4πε0 इंटू में R²। तो क्या था, तो यहाँ लिखेंगे हम 4 वैक्यूम या फ्री स्पेस, मतलब कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है। तो क्या होगा, F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय 4πε0 R²। यहाँ एप्सिलॉन आपको पता ही है क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्योंकि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है तो हम यहाँ फोर्स भी परमिटिविटी ऑफ फ्री मतलब फ्री स्पेस का ही लेंगे, 4 वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इक्वेशन 1। अब हम कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो फॉर मीडियम के लिए क्या होगा, फोर्स क्या हो जाएगा Fm, क्योंकि मीडियम के अंदर फोर्स होगा, और Q1 Q2 बाय 4πε0 m, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगी फ्री स्पेस की जगह। ठीक है। तो R², इसको हम सेकंड इक्वेशन से डिनोट कर देते हैं। अब क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो क्या आएगा, F0। वैसे ये एप्सिलॉन क्या होता है और F0 क्या होता है, जैसे कि मतलब यहाँ पर कोई भी मतलब कुछ नहीं है, नन के अकॉर्डिंग होता है F0। तो इस वजह से फ्री स्पेस की फोर्स जो होता है सब फ्री स्पेस में सबसे ज्यादा होता है, और परमिटिविटी भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। F0 बाय Fm इज इक्वल्स टू, तो अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, Q1 Q2 बाय 4πε0 R²। तो ये जब डिवाइड होएगा तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में ऐसे आ जाएगा, 4πε0m R² बाय Q1 Q2। ठीक है। तो Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, R² से R² कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, F0 बाय Fm इज इक्वल्स टू εm बाय ε0। ठीक है। तो जो डेफिनेशन बनी थी ना यहाँ से, the ratio of absolute permittivity of medium to the absolute permittivity of the free space। ठीक है। क्या कहलाता है, डायरेक्टली कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, K, और रिलेटिविटी परमिटिविटी को कैसे डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन R रिलेटिविटी और एप्सिलॉन क्या होगी, परमिटिविटी। ये यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है। और अगर हमें यहाँ से हम फोर्स की टर्म में भी डेफिनेशन बना सकते हैं, अगर हम फोर्स की टर्म में निकालना हो। वैसे तो ये F0 बाय Fm इज इक्वल्स टू K भी हो सकता है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के F0 बाय Fm इतना भी हो सकता है, और F0 बाय Fm इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन R भी हो सकता है। ठीक है। अगर हम फोर्स की टर्म में डेफिनेशन दे, तो फोर्स की टर्म में डेफिनेशन क्या होगी, द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस in free space to the force between the two charges in the medium, that's called क्या, force
अब हम एक नोट डालते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, अगर फोर्स जो है फ्री स्पेस में, अब हम यहाँ से ये फाइंड करेंगे नोट से कि फोर्स जो है फ्री स्पेस में ज्यादा होता है या फिर अगर हम किसी मीडियम को इंट्रोड्यूस कराते हैं चार्जेस में तब ज्यादा होती है। तो हमारे पास क्या आया था फॉर्मूला, एफ नोट बाय एफ एम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन आर, नहीं एप्सिलॉन नोट। तो ये किसके इक्वल था, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो एफ नोट बाय एफ एम इज इक्वल्स टू डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ एम को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एफ नोट बाय के इंटू में एफ एम, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एम इज इक्वल्स टू एफ नोट बाय के। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो मीडियम का फोर्स है वो जो फ्री स्पेस या वैक्यूम में फोर्स है उसके 1/k मल्टीप्लाई में है, ठीक है। मतलब जो होगा यहाँ से पता चलता है कि एफ नोट ऑलवेज ग्रेटर होगा एफ एम से, यानी कि मतलब एफ नोट ऑलवेज ग्रेटर देन एफ एम, मतलब फ्री स्पेस में ही फोर्स जो होगा ऑलवेज ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल है कि एफ नोट इज इक्वल्स टू, हमारे पास मान लिया डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास 3 है और एफ एम हमारे पास, ठीक है, और एफ नोट हमारे पास कितना है, 12 है, ये यहां से 12 है, ठीक है। तो हम एफ एम निकाल लेंगे, तो एफ एम क्या आ जाएगा, 12/3। तो कितना रिड्यूस हुआ, 3/4, मतलब एफ एम 4 होगा। तो यहाँ से पता चलता है कि एफ नोट ऑलवेज ग्रेटर देन एफ होगा, जो फोर्स जो है इन वैक्यूम या फ्री स्पेस में ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू किसी मीडियम में, ठीक है। अब हम इसी के ऊपर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। वो क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकुलाम एंड +6 माइक्रोकुलाम repel each other with a force of 12 Newton, ठीक है। if the system is deep in water of dielectric constant कितना दिया हुआ, 81, then what will be the ratio, what will be the force। तो सॉल्यूशन, तो हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकुलाम एंड +6 माइक्रोकुलाम रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। मतलब 2 पॉइंट चार्जेस है, तो एक +2 माइक्रोकुलाम का, एक +6 माइक्रोकुलाम, क्योंकि प्लस एन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, वो तो हमको पता ही है। और यहाँ से भी बताया हुआ रिपेल ईच अदर। और फोर्स कितना दिया हुआ, 12 न्यूटन, मतलब एफ नोट फ्री स्पेस में कितना फोर्स दिया हुआ है, 12 न्यूटन। तो एफ नोट कितना दिया हुआ है, 12 न्यूटन। If the system is deep in water of dielectric constant 81, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया गया है, 81। यहाँ पर हम मतलब अब यहाँ से मीडियम में इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है, वाटर की। देन व्हाट विल बी द फोर्स इन मीडियम, मतलब एफ एम इज इक्वल्स टू क्वेश्चन। तो यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था, एफ एम इज इक्वल्स टू कितना था, एफ नोट बाय एफ के। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं एफ एम इज इक्वल्स टू एफ नोट बाय के। तो एफ नोट कितना दिया था, 12/81। तो फोर्थ, अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 12, 3 2 6, 3 3 3 7 27, ठीक है। तो क्या जाएगा, 4/27 न्यूटन। तो कितना आ गया, एफ एम इज इक्वल टू कितना आ गया, 4/27 न्यूटन। बस डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के बेस ऐसे से ही क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।